और भारत चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि आने वाले मौसम में कड़ाके की ठंड की वजह से लद्दाख में चीनी सैनिकों के तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। पिछले 4 महीने से चल रहे विवाद के बाद पहली बार चीन ने यह माना है कि यह इलाका सैनिकों की तैनाती के लिए फिलहाल माकूल नहीं है और यही वजह है कि उसने विवाद को जल्द से जल्द बातचीत के जरिए सुलझाने की उम्मीद की है। अब यह चीन का एक और पैंतरा मानेंगे क्या? जनरल सिवाच, आप इन इलाकों में यहां की ठंड से वाकिफ है। अब चीन ये कहने लगे नहीं जी, ठंड के चलते हमारे तेवर ढीले पड़ रहे हैं। इस खबर को कैसे देखेंगे? ये मेरे गले उतर नहीं रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला संदीप। देखो, पहली बात तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चीन पे विश्वास करना खतरे से खाली नहीं है। चीन को एक प्रकार से जिस प्रकार से हार मिली है साउथ ऑफ पेंगोंग, इसका वो कहीं ना कहीं बदला लेने की कोशिश करेगा। हमें चौकन्ना रहना है। जो कि साउथ ऑफ पेंगोंग में मुखपरी में उसने ट्राई की, वो सोचता कहीं ना कहीं फुट होल्ड मिल जाए साउथ ऑफ पेंगोंग और उसको फिर एक्सपैंड करे। इसीलिए उसके 25 से 30 आदमी वहीं पर बैठे हुए हैं फॉरवर्ड बेस में। मगर इसके अलावा मुझे लगता है चीन ये जो हरकत है ये पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कर सकता है। जहां पर भी कोई अनहेल्ड हाइट मिलेगी या लाइटली हैड, उसको कब्जा करने की कोशिश करेगा अपनी सिचुएशन को बेटर करने के लिए। मगर भारत की फौज इसके लिए तैयार है और वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी बिल्कुल चली गई है। और जो आज हैं, हम पावर ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहे हैं। जो आपने बताई कि सर्दी के कारण, ये सच है कि भारत की फौज एक बैटल हार्डन्ड है और वो इन इलाकों में ज्यादा लंबे अरसे तक रह सकती है। उसको साइचन में, कारगिल में, जम्मू और कश्मीर में, तो ऐसे जो टेम्परेचर हैं, जहां मैंने मत्थल में ब्रिगेड कमांड की थी, वहां -35 -40 टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमारे जो जवान हैं बहुत जगह इन टेम्परेचरों में रहते हैं। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। मैं सर बिल्कुल मान रहा हूं, लेकिन जनरल कुलकर्णी, मैं अपनी सेना पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर दरअसल क्या होता है, ये ताल ठोकने में ना हम दूसरे को कमजोर आंकने लगते हैं। मैं इसीलिए इस खबर को विद पिंच ऑफ सॉल्ट ले रहा हूं कि नहीं, चीन ठंड नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तेवर ढीले पड़ रहे हैं। अब सूत्रों के हवाले से मुझे यह खबर बताई जाती है, ये मेरे गले अभी भी नहीं उतर रही है। मैं इसीलिए आप लोगों से आपका एक्सपर्ट व्यू ले रहा हूं। संदीप, कुछ इस बात में सच्चाई है और कुछ झूठ है, क्योंकि चीन जो है पूरा मुखौटे में रहता है। वो क्या दिखाता है और क्या करता है और क्या वो चाहता है, उसकी मंशा क्या है, उसकी कथनी क्या है, उसकी करनी क्या है। चीन एक अलग सा ही एक ऐसा देश है जिसके कम्युनिस्टिक आइडियोलॉजी में हम लोगों को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे दयाल साहब बात कर रहे थे, वियतनाम में भी चीन ने जब वियतनाम को टोटल लेसन किस मकसद से दिया कि आप सोवियत यूनियन की तरफ मत देखिए, हम आपके पड़ोसी हैं। तो यहाँ पर भी साफ मंशा है। जहां बात आती है जवानों, चीन ने जो कहा है कि उनके जवानों को, उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई है जो हम लोग देखते थे अपने सामने। वो जो लोग हैं, चीनी जितने भी सैनिक हैं, वो सामने नहीं रहते हैं। जिस तरह आज तकरीबन आईबॉल टू आईबॉल पे आ गए हैं, वैसे वो नहीं रहते। वो तकरीबन 15-20 किलोमीटर पीछे रहते हैं और बैरकों में रहते हैं, अच्छे बैरकों में रहते हैं, सेंट्रली हीटेड रहते हैं। जब भी हमारे सामने आते थे गाड़ियों में आते हैं, वो भी सेंट्रली हीटेड गाड़ियां होती है, वापस चले जाते हैं। और पिछले 20-25 सालों में वन चाइना पॉलिसी में उनका एक ही बच्चा होता है हर एक घर में। तो वो सारे के सारे चॉकलेट सोल्जर्स हैं। उसके अलावा वो जो सोल्जर्स उनके पास है वो कॉन्स्क्रिप्ट्स हैं। वो 2-3 साल के लिए आते हैं, फिर अपने पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं। तो उनका जो मोटिवेशन लेवल है, उनका जो कमिटमेंट है, उनकी जो एक्लिमेटाइजेशन है, वो उसमें थोड़ी बहुत परेशानी चीन को जरूर है, इसमें कोई शक नहीं। जनरल गुरमीत, आप मुस्कुरा रहे थे जब मैंने ये सवाल पूछा। देखिए, ये हमारे चैनल्स में बहुत सारे लोग की, अभी जैसे जनरल कुलकर्णी ने कहा वन चाइल्ड नॉर्म, वो तो सेना के प्रति उतने समर्पित नहीं है। देखिए, ये लंबी लड़ाई होने वाली है, ये तनातनी बहुत लंबी चल सकती है, ये वॉर ऑफ अट्रिशन है, ये धीरज की परीक्षा भी होगी। ऐसा नहीं है कि चीन को हमने जवाब दे दिया, वो मानने वाला नहीं है, वो उसकी पूंछ को सीधा करने में वक्त लगेगा, ये हमें समझना होगा। संदीप जी, जो आपने कहा कि आपके गले नहीं उतर रहा, ये इसलिए गले नहीं उतर रहा क्योंकि आपका गला भारतीय है और इसका बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। और आपके साथ में जो जनरल कुलकर्णी साहब बैठे हैं, ये पूरी भारत सेना के एक ऐसे सैनिक हैं जो पहले आदमी थे, पहला जवान था, पहला ऑफिसर था जिन्होंने हेलीकॉप्टर से
जंप मार्कर सियाचिन में जी, हमारा मुझे जो मालूम भी है। 1984 है तब से शुरू किया था। 13 अप्रैल का दिन था और जो अश्विनी साहब बैठे हुए हैं जनरल साहब, वो भी कई बार स्नो एरिया में नौकरी कर चुके हैं और मैंने खुद 6 टेन्योर की है। और मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो भारत का कम्बैट एक्सपीरियंस है, जो भारत का माउंटेन वॉरफेयर, हाई एल्टीट्यूड, विंटर वॉरफेयर है, वो पूरा दुनिया में नंबर 1 है। मेहनत किया है भारतीय सेना ने। भारत सैनिक सेना के एक एक जवान, एक एक ऑफिसर ने अपने आप को ट्रेन किया है। अगर चाइना ने ये जरूरत की ना, और देखिए आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, अभी जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो बोल रहे हैं विंटर आने वाला है, वेदर खराब हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। देखिए मैं एक बार चाइना गया था तो वहां पर एक चाइना के जनरल साहब मेरे को पूछा, उन्होंने कहा कि जब आपके लोग, आपके सैनिक हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो आपसे क्या मांगते हैं? तो मेरे को समझ नहीं आया कि ये चाइनीज जनरल मेरे को क्यों पूछ रहा है कि हमारे जवान हमसे क्या मांगते हैं। तो मैंने बोला कि आप पहले पूरी बात बताओ। तो उसने बोला कि उनके जवान हाई एल्टीट्यूड पे जाने से पहले बोलते हैं कि उनको ऑक्सीजन चाहिए, उनको क्या वहां पर एसी के बैरक्स होंगे? तो मैंने उसको बोला कि देखिए, जो भारत के राष्ट्र और समाज ने हमको देन दी है, ब्लेसिंग दी है, हमारे जवान ट्रेनिंग करते हैं, एक्लिमेटेशन करते हैं और उनके लिए ये सब चुनौतियां एक कार्य है, एक धर्म है और उस प्रकार से देखते हैं। तो ये जो चाइना के सोल्जर्स हैं, जैसे कुलकर्णी साहब ने बताया, ये बिल्कुल बस इनकी ट्रेनिंग यही है कि तिब्बत में, तिब्बत में, शिनजांग में, हांगकांग में अपनी जनता को कैसे अत्याचार करो, कैसे मारो, इन्हीं डंडों से, इन्हीं चाकुओं से, बस यही आता है। ठीक कह रहे हैं और आपने तफसील से जो पूरी बात बताई उसके लिए भी शुक्रिया। कुलकर्णी साहब के बारे में मैंने पहले बताया है, जनरल सिवाच के बारे में बताया है। हेलीकॉप्टर से 84 में सियाचिन पर उतरने वाले पहले बहादुर जनरल हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक छोटा सा मैं ब्रेक लूंगा। यहां बहादुरी पर तो कतई कोई शको शुबा नहीं है, लेकिन मैं ये सवाल इसीलिए पूछता हूं कि आप पूरी की पूरी इस समस्या की गंभीरता को समझें। ये तनाव इतना क्यों बना है 1962 के बाद पहली बार, 1975 के बाद पहली बार गोली चलने की नौबत क्यों आई, ये आपको भी समझना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।